दोस्तों, चलिए देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का विभेद जो खान सर का आरबीडी पब्लिकेशन है उसमें का प्राचीन भारत के इतिहास के चैप्टर नंबर 24 है सीमावर्ती राजवंशों का अवयुध है। इसके साथ हम लोग अगला चैप्टर भी देखेंगे 25 नंबर चैप्टर। ठीक है, 24-25 एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पाल वंश क्या है? पाल वंश 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल जो 750 से 770 ईस्वी ने की थी। गोपाल ने बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नोट में 8वीं शताब्दी में बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी। उसे मत्स्यनाथ कहा गया है। अगला पॉइंट है गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी पाल वंश का शासक बना। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। अब धर्मपाल वंश का महान शासक था और एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहार की स्थापना की। धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक यानी ध्रुव से पराजित हुआ। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोंडठल में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया गया। अब नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। अब देवपाल 810 से 850 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्री वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध बिहार में मनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए। कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल ने ओवंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब गौड़ रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। अब पाल शासकों के समय में संत सतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों में तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। अब सेन राजवंश पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सूत्रसेन राजवंश के हाथों में आ गया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड में की। सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। विजय सेन की उत्तराधिकारी बल्लाल सेन हुआ। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। अब बल्लाल सेन दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन की राजसभा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। अब इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई, ब्रह्म सर्वस्वर के रचयिता हलयुद्ध आदि थे। हलयुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने अपना
जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। अब एक कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंश कालक्रम से कुछ इस प्रकार के थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। कल्हड़ ब्राह्मण जाति का था। राजतरंगिणी की रचना उसने जय सिंह 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में पूर्ण की थी। अब इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। अब कारकोट वंश। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की है। अब आगे देखते हैं ललितादित्य। अगला पॉइंट है ललितादित्य मुक्तापीड़ यानी 724 से 760 ईस्वी कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। ललितादित्य रण विजेता होने के साथ साथ एक कला प्रेमी और महानिर्माता भी था। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था। अब इसने कश्मीर में परिहारपुर नगर बसाया था। इस वंश का अंतिम शासक शक्तिशाली शासक जयापिंड विनयादित्य 770 से 810 ईस्वी तक था। अब उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की तथा इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अपने मंत्री सूर्य के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया और अवंतीपुरम नामक नगर की स्थापना भी अवंतीवर्धन ने की थी। अब अवंतीवर्धन एक लोकोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अवंतीवर्मन ने साहित्य एवं कला को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के मध्यगृह युद्ध हुआ जिसमें वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा। अब उसके बाद क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी विद्या से हुआ। क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता एक महत्वाकांक्षी शासक रानी विद्या के हाथ में 50 वर्षों तक रही। विद्या की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में से की जाती है एवं उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया है। लोहार वंश। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज 1023 से 1028 ईस्वी तक था। लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ वंश का आश्रित कवि था। इसने राजकोष को भरने के लिए कई सारे कर टैक्स लगाए और मंदिरों को लूटा। हर्ष में सद्गुणों एवं दुगुणों का विचित्र मिश्रण था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। हर्ष के काल में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी उसने दमनपूर्ण करों को वापस नहीं किया। अब जय सिंह 1128 से 1155 ईस्वी इस वंश का अंतिम शासक था। कल्हड़ कवि राजतरंगिणी का विवरण जय सिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। 11वीं सदी में क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। अब कामरूप का वर्मन वंश यानी वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप आधुनिक असम राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश का स्थापना पुष्य वर्मन द्वारा की गई जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप को राजा को प्रयत्न नृपति सीमांत राजा कहा गया। भास्कर वर्मन ने समय कामरूप भारत के उन्नत राज्यों में था। अब इसकी राजधानी
प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। असम को महाभारत महाकाव्य काल में प्रज्योतिषपुर रूप में जाना जाता था। अब कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। चलिए इसी में हम लोग अगला चैप्टर है 25 नंबर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, इसे में हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश अज्ञिन कुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, परंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। अब वत्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गद्दी पर बैठा। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब नागभट्ट द्वितीय की राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद III ने हराया था। मिहिर भोज प्रथम 836 से 865 ईस्वी। अब इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था, अर्थात वह विष्णु भक्त था। उसने आदिउरा तथा प्रभाव जैसी उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी ने शासन किया। लेखकों में महेंद्रपाल प्रथम को परम भट्टारक परमेश्वर महाधिराज कहा गया है। उसी की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे, जो उसके राजगुरु थे। अब राजशेखर ने कपूर, मंजूरी, काव्य मीमांसा, हरविलास जैसी प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। मिहिर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। अब इनके शासनकाल में प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल 1036 ईस्वी तक था। प्रतिहार शासकों में पास भारत में सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे। वेदसांग ने गुर्जर प्रतिहार को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। अब गढ़वाल राठौर वंश, यानी गढ़वाल का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। अब देखते हैं। चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग 1080 से 1085 ईस्वी के मध्य कन्नौज में रखी। गढ़वालों की राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। अब गोविंद चंद्र एक विद्वान था। उसे लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाए। अब जयचंद्र 1170 से 1194 ईस्वी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अब आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोजिता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज III ने किया। अब 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुआ तथा मारा डाला गया। दिल्ली का चौहान या चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने शाकंभरी
अजमेर के निकट में की। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासक के समान थे। अब वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्र को बनाया। अब वकापतिराज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ से प्रतिहार से अपने को स्वतंत्र कर लिया। पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र अजयराज शासक बना। अजयराज एक महान निर्माता था। उसने अजमेर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अब अजयराज का उत्तराधिकारी अर्णोराज यानी 1130 से 1150 ईस्वी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसे अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी। अर्णोराज का पुत्र बिसलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अब बिसलदेव एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेले नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित है। यह मस्जिद प्रारंभ काल में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। अब सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में शासक बना, जिसे कथाओं में राय पिथौरा कहा गया है। चंदेल शासक परमादेव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें अल्लाह एवं उदल मारे गए थे। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एक मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजय हुआ। अब है अगला पॉइंट, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार पराजय हुई। इसके बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद की गौरी ने अपनी अधीनता के अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजया के नामक संस्कृत काव्य की रचना की। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र गढ़वालों की पुत्री संयुक्ता से विवाह किया था। अब मालवा के परमार राजवंशों के कालक्रम कुछ इस प्रकार है। परमार वंश उपेंद्र, सियाकक, श्रीहर्ष, मुंज, सिंधुराज, भोज। अब 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। अब इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्रीहर्ष था। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, किंतु बाद में धारा नगरी थी। अब मुंज कला एवं साहित्य कला महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। अब इस वंश का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। भोज अपनी विद्वता से कविराज उपाधि से प्रख्यात था। उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और स्वयं भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की तथा उसने बागदेवी सरस्वती माता का मंदिर बनवाया। अब भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। अब अगला पॉइंट, राजा भोज ने शासन काल में धारा नगरी विद्या का विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अब परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों के बहुत दुख हुआ था। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित थी,
आद्य धारा निराधार निरालंबन सरस्वती। अब 1305 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत से में मिला लिया। अब जयजाक भुक्ति के चंदेल वंश यानी वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति तथा खजुराहो उनकी राजधानी थी तथा चंदेल प्रतिहारों के समान थे। इस वंश का प्रथम शासक मन्नुक था। उसके पौत्र जय सिंह जेज के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। फिर राजा धंगदेव ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। अब चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था तथा एक साम्राज्यवादी शासक भी था। उसने मालवा चेदी और मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया। अब धंगदेव ने खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें जिन्नाभ विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अब इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। धंगदेव ने प्रारंभ संगम के जल समाधि ले ली थी। विद्याधर चंदेल शासक में महान शासक था। उसे मुसलमान लेखक उसका नाम दंत तथा बिंदा नाम से कहते हैं। अब विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया। अब चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दिदेव अथवा परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर महोबा पर तथा 1203 ईस्वी या 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया और ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में की। चालुक्यों की राजधानी अहिल्यावाड़ा में थी। अब मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। अब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तब गुजरात की शासक भीम प्रथम था। अब इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। जय सिंह सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। जय सिंह सिद्धराज को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी उसके दरबार में थे। जयसिंह ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। जय सिद्धराज ने सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। शासक कुमारपाल चालुक्य हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए। अब जयसिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित्र नामक काव्य में उसकी यशोगान किया। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था। अब भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी से 1195 ईस्वी में क्रमशः मुहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुजरात आक्रमण के समय पराजित कर दिया। अब चालुक्य के शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। त्रिपुरी के
कलचुरी चेदी राजवंश चेदी वंश राजाओं की कलचुरी राजा प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। अब कलचुरी वंश का अन्य नाम है से भी जाना जाता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम 845 ईस्वी में था। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर कलचुरी के नरेश युवराज के दरबार में थे। कलचुरियों की दूसरी शाखा की राजधानी रतनपुर थी। अब गंगेदेव कलचुरी वंश का महानतम शासक था और गंगेदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की थी। अब कर्णदेव एक शैव मतानुयायी था। तोमर वंश इस वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर 736 ईस्वी में की। अब अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली को तोमर की राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में जानते हैं। शूद्रक मृच्छकटिकम यानी अर्थ मिट्टी की छोटी गाड़ी प्राचीन भारत का एकमात्र ग्रंथ जो जन सामान्य को आधार पर मानकर लिखा गया है। अब विशाखदत्त यानी मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम है। कामनद्रक यानी नीतिग्रस्त कामनंदिकीय नीति सार है। विष्णु शर्मा कहानी संग्रह यानी पंचतंत्र। अब अमर सिंह केस ग्रंथ जो कि अमर कोश है। चंद्रगोमी व्याकरण ग्रंथ जो कि चंद्र व्याकरण है। ईश्वर कृष्ण यानी सांख्य कारिका है। दिनाग प्रमाण समुच्चय न्याय प्रवेश है। उद्योतर यानी न्यायवार्तिक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बुक का नाम है आर्यभट्ट जो कि शून्य और दशमलव पद्धति के जन्मदाता जो कि आर्यभट्टीय दशनीय सूत्र आर्यष्टक है। अब बराहमिहिर प्रसिद्ध ज्योतिष एवं गणितज्ञ थे। पंच सिद्धांतिका विवाह पटल योग माया और बृहत संहिता लिखा गया। अब ब्रह्मगुप्त यानी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंड खाद्य और ध्यान ग्रह है। अब नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री लोह शास्त्र रसर रत्नाकर कछपुट आरोग्य मंजूरी योगसार रसेंद्र मंगल रतिशास्त्र रस कछपुर और सिद्ध नागार्जुन है। अब वाघभट्ट यानी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और अष्टांग हृदय है। चरक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य जो कि चरक संहिता लिखा है। वानवट हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि जो कि हर्षचरित कादम्बरी और चंडी शतक है। अब एक कवि मयूर हर्षवर्धन का दरबारी कवि सूर्यकांत अष्टक है। हर्षवर्धन 3 नाटक यानी प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद है। सोमदेव यानी कथा सरित सागर है। जयदेव गीत गोविंद है। भारवी किरातार्जुनीयम भट्टिकाव्य यानी रावण वध। माघ शिशुपाल वध। भर्तृहरि श्रृंगार शतक नीति शतक वैराणयक। दंड महाकाव्य दंड काव्य दर्शन। बुद्धघोष यानी विशु विद्वामगम। भिल्लन यानी चौर पंचाशिका विक्रमादेव चरित्र। भवभूति यानी मालती माधव महावीर चरित्र उत्तर रामचरित्र। अब दंडेन यश कुमार चरित्र। राजशेखर कपूर मंजूर
गुड्ढाय, ब्रीह कथा, सतनार, मणिमेखले, तिरुकदेवर यानी जीवक, चिंतामणि, कंबन, रामायण, तोलकापियम, वसुमित्र, महाविभाग सूत्र, यक्ष, निरुक्त, असरा, पंचभूमि, क्षेमेंद्र यानी वृथामंजरी। अब आर्यों का निवास स्थान, मत विद्वान, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश यानी पंडित गंगानाथ जहाँ था, मध्य देश या डॉक्टर राजबली पांडे थे, सप्त सिंधु प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र है, देविका प्रदेश डी.एस. त्रिवेणी है, तिब्बत स्वामी दयानंद, कश्मीर या हिमालय एच.डी. कल्ला है, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक का निवास स्थान है। अब विदेश यानी मत विद्वान, ठीक है, जर्मनी पेन का, पामीर के पठार मेयर महोदय, ध्यान एशिया मैक्स मुलर, हंगरी पी गाइल्ड और दक्षिण रूस निहरिंग महोदय एवं गार्डन चाइल्ड थे। अब संगमकालीन शब्दावली, संगमकालीन शब्दावली, शब्द अर्थ, ठीक है, पेरुनल राजा का जन्मदिन, मलवर कहा डाकू, मनरम को राजा का न्यायालय बोला जाता है, एनाडी को सेना नायक बोला जाता है, कराई को भूमिकर बोला जाता है, नल्लेव को राजा की सभा बोला जाता है। अब तक्षण बढ़ई को बोला जाता है, पंच तीर्णय जो कि सहज प्रेम है। अब कुल्लम लोहार को बोला जाता है, कलऊ गंधर्व विवाह को बोला जाता है, और गुप्तचर को बोला जाता है, पोंडियाल सार्वजनिक स्थल को बोला जाता है, कैंकिनय एक पक्षीय प्रेम है, उल्गू जो कि सीमा शुल्क को कहा जाता है। चलिए हम लोग का यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोग अब अगला वीडियो देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।